हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के हिस्ट्री का चैप्टर 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोग एक टॉपिक को कवर करेंगे और वो टॉपिक होगा द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, जिसमें 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट होगा द प्रीकर्सर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, आधुनिक मानव के पूर्वज, यानी हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स। दूसरा पॉइंट होगा मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि आधुनिक मानव, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स। दोस्तों, इस पार्ट में इस बात की चर्चा की गई है कि ह्यूमंस कब और किस रूप में सबसे पहले इस प्लैनेट पे आए, यानी कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारे पूर्वज यानी कि हमारे सुपर एंसेस्टर्स कब, कहाँ और किस तरह से सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आए। दोस्तों, आपने पहले के क्लासेस में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि कैसे क्रीचर्स का इस प्लैनेट पे एग्जिस्टेंस हुआ, यानी कैसे हमारे सबसे पहले क्रीचर्स आना शुरू हुए। आपने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और एल्गी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ऐसा समझा जाता है कि शायद आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले, यानी कि 56 लाख ईयर एगो, इस प्लैनेट पर ऐसे क्रीचर्स का आना शुरू हुआ जिन्हें हम ह्यूमन कह सकते हैं, मानव कह सकते हैं। वो हमारे सुपर एंसेस्टर्स थे। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले, जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। कई इसमें से बाद में लुप्त हो गए, दैट मीन्स एक्सटिंक्ट हो गए। आज हम जिस रूप में ह्यूमंस को देखते हैं, जिन्हें बाद में हमने मॉडर्न ह्यूमन कहा, उस तरह के लोग 1,60,000 ईयर्स अगो पैदा हुए। क्रोनोलॉजिकल टाइम में लंबे समय के बाद उनमें डेवलपमेंट हुआ और आज हम लोग मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स कहलाते हैं। लगभग 8000 BC, दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट तक, ह्यूमन हिस्ट्री के इतने लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरे द्वारा मारे गए या फिर खुद अपनी मौत मरे। जानवरों के शरीर से मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके, पेड़ पौधों से कंदमूल, फल, बीज आदि बटोर कर अपना पेट भरते थे। यानी कि हमारे एंसेस्टर्स इस तरह से भोजन बटोर कर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना, यानी टूल्स बनाना, और आपस में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चल के हमारे एंसेस्टर्स ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, पर शिकार करना, यानी कि हंटिंग करना और संग्रह करना, दैट मीन्स गैदरिंग करना, इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशना, बटोरने का तरीका चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज, यानी कि हंटर्स गैदरर सोसाइटी हैं, जो शिकार और संग्रह से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। आप चाहें तो हॉटेंटॉट और बुशमैन के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जब हम लोग इन ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं, जब हम लोग सेंटिनल, बुशमैन, हॉटेंटॉट, एस्कीमोस के बारे में पढ़ते हैं, तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो आज के इन हंटर और गैदरर सोसाइटीज़ के लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल को स्टडी करके क्या हम अपने हिस्ट्री के बारे में कुछ जान सकते हैं, जान भी सकते हैं या नहीं। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी ह्यूमन फॉसिल्स, स्टोन टूल्स और केव पेंटिंग्स से मिलती है। व्हाट इज़ फॉसिल्स? फॉसिल्स का शाब्दिक अर्थ जीवाश्म होता है, जिसका मतलब एक बहुत ही पुराने पौधे, जानवर या मानव के अवशेष एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों साल तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। उन्हें फॉसिल्स कहा जाता है।
इनमें से जितने भी खोज हुए उसके बारे में ज़्यादातर स्कॉलर्स ने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि ये फॉसिल्स अर्ली ह्यूमन बींग्स के हैं, यानी कि हमारे सुपर एंसेस्टर्स के हैं। उन्होंने आदिकाल के मानव के द्वारा बनाए गए पत्थरों के औजार या फिर पेंटिंग्स की योग्यता के बारे में भी शक था। उन्हें ऐसा शक था कि हमारे एंसेस्टर्स इस तरह के टूल्स या इस तरह की केव पेंटिंग्स कैसे कर सकते हैं। एक अरसे के बाद जब इन फॉसिल्स, टूल्स और केव पेंटिंग्स के सच्चे इम्पोर्टेंस को स्वीकार किया गया, तब जाके उसकी स्टडीज और भी गहरी होनी शुरू हो गई। ह्यूमन का डेवलपमेंट सीक्वेंस में हुआ, इस बात के एविडेंस हमें ह्यूमन के उन स्पीशीज के फॉसिल्स से मिलता है जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। उनकी कुछ स्पेशलिटी या बॉडी के स्ट्रक्चर के बेस पर ह्यूमन को वेरियस कैटेगरीज में और स्पीशीज में बांटा गया है। फॉसिल्स के डेट को हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए केमिकल एनालिसिस की जाती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेडियो कार्बन डेटिंग, रेफर्ड एज कार्बन डेटिंग और कार्बन 14 डेटिंग, जिसके बारे में आप विकिपीडिया पर डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। एक बार जब हमें फॉसिल्स की डेट, टाइम का पता चल जाता है, तब ह्यूमन डेवलपमेंट के क्रोनोलॉजी, जिसे घटना चक्र या काल चक्र कहा जाता है, के बारे में पता लगाना कठिन नहीं रह जाता। लगभग 200 साल पहले सबसे पहले इस तरह की खोजें की गई, तो अनेक स्कॉलर्स यह मानने को तैयार नहीं थे जो भी फॉसिल्स, स्टोन के टूल्स या फिर पेंटिंग्स जैसी चीज़ें ह्यूमन के आदिकाल रूप से संबंध रखती थी। विद्वानों की यह हिचकिचाहट, यानी कि साइंटिस्ट और स्कॉलर्स जो इस तरह से हिचकिचाहट में थे, आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय सभी प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बताया। यानी कि बाइबल में इस बात की चर्चा की गई थी कि जितने भी एनिमल्स बनाए गए उनके साथ साथ ह्यूमंस को भी बनाया गया। तो उन्हें इस बात से बहुत ही ज़्यादा झटका लगा कि ये कैसे हो सकता है कि ह्यूमंस बाद में आए और बहुत सारे जानवर पहले आ चुके। और सबसे ज़्यादा चौंकाने की बात तो ये थी कि हमारा इवोल्यूशन पहले के एक जानवर से हुआ है, यानी कि वानर से हुआ है। आइए दोस्तों, अब हम लोग स्कॉलर्स के ऐसे ही हिचकिचाहट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगस्त 1856 में जब एक मजदूर जर्मनी के डसलडॉर्फ नगर के पास निएंडर वैली में जब लाइमस्टोन के खान की खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें एक खोपड़ी और कुछ हड्डियां मिली और उसके टुकड़े मिले। इन चीज़ों को उठाकर वो लोकल स्कूल टीचर कार्ल फुलरॉट को सौंप दी गई, जो कि एक नेचुरल हिस्टोरियन थे। इन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि यह खोपड़ी, दैट मीन्स यह स्कल, मॉडर्न ह्यूमंस की नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया, उसे वॉन यूनिवर्सिटी के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर हर्मन शॉफहाउज़न के पास भेज दिया। अगले ही साल उन्होंने मिलकर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने यह क्लेम किया कि यह खोपड़ी, यह स्कल एक ऐसे ह्यूमन स्ट्रक्चर का है जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस समय कई स्कॉलर्स ने इस रिसर्च पेपर में किए गए क्लेम को यह कह के रिजेक्ट कर दिया और एक्सेप्ट नहीं किया कि ये वो खोपड़ी नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा पहले के टाइम की है, ये एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत ही बाद के समय में पैदा हुआ था। ह्यूमन डेवलपमेंट के क्रोनोलॉजिकल स्टडी में उस समय टर्निंग पॉइंट हुई जब 24 नवंबर 1859 को एक बुक पब्लिश की गई जिसका नाम था ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसे पब्लिश करने वाले महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। चार्ल्स डार्विन ने यह बताया था
कि ह्यूमन जानवरों से ही क्रोनोलॉजिकली डेवलप करके इस मॉडर्न स्ट्रक्चर में आया है। नाउ दिस इज द टाइम फॉर द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। ए, द प्रिकर्सर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, मानव के क्रमिक विकास की कहानी। क, आधुनिक मानव के पूर्वज। दोस्तों, आप इस पिक्चर में 4 स्कल्स को देखिए। स्कल ए एक वानर का है, यानी एप का है। स्कल बी ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक स्पीशीज का है। स्कल सी होमो इरेक्टस का है, जो सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी थे। स्कल डी होमो सैपियंस का है, यानी कि बुद्धिमान और सोच सकने वाले स्पीशीज। आज के मानव इसी स्पीशीज के हैं, यानी होमो सैपियंस सैपियंस के। इस पिक्चर में आप जो स्कल के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, उसमें आपको कई अंतर दिख रहे होंगे। यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंसेस, और ये डिफरेंसेस लंबी क्रोनोलॉजी के बाद आई है। लगातार ह्यूमन के डेवलपमेंट से ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ह्यूमन का क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, कुछ जटिल भी है और कई ज़्यादा उलझी हुई भी है। इस बारे में अनेक क्वेश्चंस जो हैं अभी तक अनआंसरेबल हैं। नए नए फैक्ट सामने आए हैं, बहुत सारे मटेरियल्स मिले हैं, जिसके वजह से हमारी पुरानी जानकारी उसे समय समय पर चेंज करना पड़ता है। समझने के लिए दोस्तों, जब तक दयाराम साहनी जी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज नहीं की थी, तब तक हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता था, और इसके बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में हमें नहीं पढ़ाया जाता था। जब ये खोज हुई, तब से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमारे सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया। उसी तरह से आज यदि कोई रिसर्च हुई, आज कोई नए फैक्ट्स हमारे सामने आए, तो वो सारी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी और पुरानी चीज़ों को अनलर्न भी करना पड़ेगा। ह्यूमन के डेवलपमेंट के क्रोनोलॉजी को 360 to 240 लाख ईयर पहले तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के एक्सटेंशन की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यह वो समय था जब एशिया और अफ्रीका में मैमल्स के प्राइमेट्स नाम के ग्रुप का उद्भव हुआ। प्राइमेट्स क्या होते हैं? प्राइमेट्स मैमल के एक बहुत बड़े ग्रुप के अंतर्गत एक सब ग्रुप है। इस प्राइमेट सब ग्रुप में एप, लेमर और ह्यूमन भी शामिल हैं। उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले लंबे समय तक माता के गर्भ में पलते हैं। माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्लैंड भी होता है। प्राइमेट्स के दांत अलग अलग किस्मों के होते हैं। लगभग 24 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स में एक सब ग्रुप हुआ जिसे होमिनोइड्स कहा गया। इस सब ग्रुप में वानर यानी एप शामिल थे। लेट अस लुक अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ होमिनोइड्स, यानी कि इनकी शारीरिक बनावट कैसी थी। नंबर 1, दे हैव अ स्मॉल ब्रेन साइज, यानी कि उनके ब्रेन का आकार छोटा होता था। दे हैव फ्लेक्सिबल फोर लिम्स, यानी कि उनके आगे के दोनों हाथ लचीले होते थे। दे वेयर क्वाड्रूप्ड, वे 4 पैरों पे चला करते थे। दोस्तों, होमोनाइड्स वर डिफरेंट फ्रॉम मंकीज। होमोनाइड्स बंदर से अलग होते थे। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? इसे समझने के लिए हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं। एविडेंस नंबर 1, होमिनोइड्स हैव लॉन्ग बॉडी एंड डू नॉट हैव अ टेल। उनका शरीर लंबा होता था और उनकी पूंछ नहीं होती थी। नंबर 2, देयर इज अ लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट एंड इन्फेंसी इन होमिनोइड्स। होमिनोइड में जो छोटे बच्चे होते थे, उनके शिशु होते थे, उनका डेवलपमेंट यानी कि उनका विकास और उनकी आयु एज लंबी होती थी। अब हम लोग होमिनिड्स के बारे में जानेंगे। होमिनिड्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम होमिनोइड्स। होमिनिड वर्ग होमिनोइड सब ग्रुप से डेवलप हुए थे। लेट अस लुक अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ होमिनिड्स। दे हैव लार्ज ब्रेन साइज।
उनके ब्रेन का आकार बड़ा होता था। दे वर बाइपेडल लोकोमोटेड, वो 2 पैरों पे चल सकते थे। दे हैव अपराइट पॉस्चर, यानी कि उनका आसन सीधा होता था, उनका शरीर सीधा होता था। दे हैव स्किल्स ऑफ टूल मेकिंग, वो औजार बना सकते थे, उनके पास औजार बनाने की कला थी। अब हम लोग होमिनिड्स के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स को देखेंगे। नंबर 1, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रांसिस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, निएंडरथैलेनेसिस, होमो सैपियंस सैपियंस। Hominoids belong to a family known as Hominidae, which includes all forms of human beings. जितने भी तरह के ह्यूमन बींग्स होते थे वो सभी होमिनिडेई फैमिली से आते थे। होमिनिड्स को आगे कई ब्रांचेस में विभाजित किया जा सकता है। इन ब्रांचेस को जीनस कहते हैं। हिंदी में जीनस शब्द के लिए वंश का प्रयोग किया गया है, जिसे हम लोग जाति भी कह सकते हैं। इन ब्रांचेस में ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमोज सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे पास 2 प्रोमिनेंट एविडेंसेस हैं जिससे यह पता चलता है कि होमिनिड्स का डेवलपमेंट अफ्रीका में हुआ था। पहले तो यह कि अफ्रीकन एप यानी अफ्रीकी वानर का एक ग्रुप होमिनिड से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। दूसरा, सबसे एंशिएंट होमिनिड फॉसिल्स जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जीनस के हैं ईस्टर्न अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय लगभग 56 लाख ईयर्स अगो का है, यानी 56 लाख साल पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए फॉसिल्स लगभग 18 लाख ईयर्स पुराने हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमोस के बीच कुछ बड़े डिफरेंसेस उनके ब्रेन साइज, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के ब्रेन का साइज होमोस की अपेक्षा बड़ा होता है, जबकि जबड़े भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए हैं वो सभी लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल, जिसका मतलब दक्षिणी या सदन होता है, और ग्रीक भाषा के शब्द पिथिकस यानी वानर यानी एप से मिलकर बनाया गया है। ऑस्ट्रल और पिथिकस शब्द से मिलकर ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द बनाया गया है। यह नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि मानव के जो सबसे पुराने रूप थे एप वानर, अभी भी उसके कई लक्षण बरकरार हैं, जैसे होमोस की तुलना में ब्रेन के साइज का छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, हाथों का लिमिटेशंस होना। ऑस्ट्रेलोपिथिकस में खड़े होने की क्षमता भी अधिक नहीं थी क्योंकि वे ज़्यादातर अपना समय पेड़ों पे गुजारते थे। इसीलिए उनमें पेड़ों पर रहने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो सभी नेचुरली मौजूद थे। आगे चलकर जब उन्होंने पैरों से चलना शुरू किया तो ये चीज़ें भी अडेप्ट होनी शुरू हो गईं। दोस्तों, आदिकालीन मानवों यानी हमारे सुपर एंसेस्टर्स के जो भी एविडेंसेस मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, उनको अलग अलग स्पीशीज़ में क्लासिफाई किया गया है। इन स्पीशीज़ को अक्सर उनके हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले डिफरेंसेस के आधार पर बांटा गया है। उदाहरण के लिए एंशिएंट ह्यूमन के स्पीशीज़ को उनके स्कल के साइज, जबड़े की विशेषता के आधार पर बांटा गया है। इसे समझने के लिए हमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, इसे समझने के लिए अब हम इस बॉक्स को देखते हैं। इस बॉक्स को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि कई चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड है, जैसे कि ब्रेन का साइज और उसकी क्षमता में लगातार वृद्धि होती चलेगी। औजार बनाना यानी टूल्स बनाना, आँखों से वो निगरानी कर सकते थे, भोजन और शिकार की तलाश में बहुत लंबी दूरी तक चल सकते थे। टूल्स के यूज़ करने के लिए
बच्चों और चीज़ों को उठाने के लिए उनके हैंड्स अब फ्री हो गए, क्योंकि पहले वो 4 पैरों से चलते थे। जब वो 2 पैरों से चलने लगे तो उनके आगे के 2 हाथ खाली हो गए, जिससे वो अपने बच्चों को गोदी में उठा सकते थे और बच्चों के साथ साथ कई चीज़ें भी सामान उठा सकते थे, चीज़ों को उठा सकते थे। सबसे बड़ी चीज़ जो परिवर्तन आई, जो चेंजेस आए, वो 2 पैर पर चलना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता जब उनकी बढ़ी तो वो दोनों हाथों से बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए फ्री हो गए। ज्यों ज्यों उनके हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया, त्यों त्यों 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की उनकी स्किल भी बढ़ती चली गई। इससे बहुत तरह के काम करने के लिए उनके हाथ तो फ्री हुए ही हुए, साथ ही साथ 4 पैरों पर चलने के बजाय 2 पैरों पर चलने से उनकी बॉडी की एनर्जी भी अब कम खपत होने लगी। लेकिन दौड़ते समय ये एडवांटेज उल्टा पड़ गया, क्योंकि 4 पैरों पे वो तेजी से दौड़ सकते थे, पर 2 पैरों पे वो उतनी तेजी से नहीं दौड़ सकते थे। लेतोली तंजानिया में मिले होमिनिड्स के फॉसिल्स और हादार इथियोपिया से हड्डियों के फॉसिल्स से यह पता चला है कि उस समय के मानव 2 पैरों पे चलने लगे थे। लगभग 25 लाख साल पहले जब आइस एज की शुरुआत हुई, जिसे हिम युग भी बोलते हैं, पृथ्वी के बड़े बड़े भाग पूरी तरह से बर्फ से ढक गए, तो क्लाइमेट और वेजिटेशन की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया। दैट मीन्स बिग चेंजेस अकर। टेम्परेचर और रेनफॉल में कमी हो जाने के कारण फॉरेस्ट कम हो गए और घास के मैदानों का एरिया बढ़ गया। दैट मीन्स ग्रासलैंड्स बढ़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट ये हुआ कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अर्ली स्ट्रक्चर, जो अर्ली रूप था, जो जंगल में रहने के आदी थे, जो जंगलों में रहते थे, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए और उनके स्थान पर कुछ दूसरी स्पीसीज आई जो सूखी परिस्थितियों में, ड्राई एरिया में, ग्रासलैंड में आराम से रह सकती थी। इनमें जीनस होमो के सबसे एंशिएंट रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे, यानी हमारे सबसे ओल्डेस्ट पूर्वज शामिल थे। होमो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब आदमी होता है। यद्यपि दैट मीन्स इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल होते हैं। ये ना समझा जाए कि आदमी का मतलब पुरुष यानी मेल। नो, आदमी का मतलब यहाँ मेल और फीमेल दोनों से है। साइंटिस्ट्स ने होमो को कई कैटेगरीज में बांटा है और इन स्पीशीज को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि होमो हैबिलिस, औजार बनाने वाले जो टूल बना सकते थे। होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले। और होमो सैपियंस, प्राज्ञ या चिंतनशील मनुष्य, यानी जो सोच सकते थे और जिनमें बुद्धि थी, के रूप में कैटेगराइज किया गया है। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, होमो हैबिलिस के फॉसिल्स इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्ड वई गॉर्ज से प्राप्त किए गए हैं। होमो इरेक्टस के ओल्डेस्ट फॉसिल्स अफ्रीका और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में पाए गए हैं। कुबीफोरा और वेस्टर्न टर्कान, कीनिया, मॉट जोकार्टा और संगीरान, जावा। एशिया में पाए गए फॉसिल्स अफ्रीका में पाए गए फॉसिल्स की तुलना में बाद के टाइम के हैं, इसीलिए यह पॉसिबल है कि होमिनिड्स ईस्टर्न अफ्रीका से चल के, यानी कि माइग्रेट करके सदर्न और नदर्न अफ्रीका, सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, यहाँ तक कि यूरोप में भी गए थे। ये 20 से 15 लाख साल पहले की बात थी। ये स्पीसीज लगभग 10 लाख साल पहले तक जीवित रही थीं। कुछ स्पेशल केसेस में फॉसिल्स का नामकरण उन स्थान के आधार पर किया गया जहां उस स्पेशल टाइप के फॉसिल्स सबसे पहले मिले थे। उदाहरण के लिए जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए फॉसिल को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया, जबकि निएंडर वैली में पाए गए फॉसिल्स को
होमो निएंडरथैलेसिस श्रेणी में रखा गया। यूरोप में मिले सबसे ओल्ड फॉसिल्स होमो हाइडेलबर्गेसिस और होमो निएंडरथैलेसिस के हैं। ये दोनों ही होमो सैपियंस यानी कि मॉडर्न मैन के स्पीशीज हैं। हाइडेलबर्ग मानव 8 लाख साल पहले से 1 लाख साल पहले तक दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके फॉसिल्स अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं। निएंडरथल मैन मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 साल पहले तक यूरोप, वेस्टर्न और मिडिल एशिया में रहा करते थे। वे वेस्टर्न यूरोप में लगभग 35,000 साल पहले अचानक एक्सटिंक्ट हो गए। जनरली ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमोस का ब्रेन बड़ा होता था। जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे और दांत छोटे होते थे। उनके ब्रेन के साइज में जो डेवलपमेंट हुआ उससे उनके ब्रेन में अधिक बुद्धिमत्ता, बेहतर मेमोरी, ये सारी चीज़ें आईं। जबड़ों और दांतों में जो चेंजेस हुआ वो मोस्ट प्रोबेबली उनके ईटिंग बिहेवियर से हुआ। नाउ दिस इज द टाइम फॉर द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। बी, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, मानव के क्रमिक विकास की कहानी। ख, आधुनिक मानव। यदि आप इस टेबल पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि होमो सैपियंस के एग्जिस्टेंस के बारे में ओल्डेस्ट एविडेंस हमें अफ्रीका के अलग अलग एरियाज से मिले हैं। इससे यह प्रश्न उठता है दोस्तों कि ह्यूमन के ओरिजिन का सेंटर कहाँ था? क्या यह एक जगह पे ही थे या अलग अलग थे? मॉडर्न ह्यूमन का डेवलपमेंट कहाँ हुआ? इस क्वेश्चन पर बहुत ही डिबेट्स हुए हैं। इस डिबेट के बाद मोटा मोटी ये दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पहला थ्योरी ये है जिसे रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल कहा जाता है। रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल ये मानता है जिसके अनुसार अलग अलग एरियाज में अलग अलग ह्यूमंस की उत्पत्ति हुई है। दूसरी थ्योरी रिप्लेसमेंट मॉडल का है। रिप्लेसमेंट मॉडल इस बात का समर्थन करता है जिसके मुताबिक ह्यूमन का ओरिजिन एक ही स्थान यानी अफ्रीका में हुआ और यह लॉजिक दिया गया कि अभी के ह्यूमन में दिखने वाले जो लक्षण हैं वो रीजनल डाइवर्सिटी पे आधारित है। जैसे कि दोस्तों अफ्रीका और हॉट लैटिट्यूड में रहने वाले लोगों के स्किन का कलर ब्लैक होता है। उनके स्किन का कलर ब्लैक होने के पीछे मेलानिन पिगमेंट है और ये मेलानिन पिगमेंट उनके बॉडी को सूर्य से आने वाली, सन से आने वाली यूवी रेज दैट मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है और इसी मेलानिन पिगमेंट की वजह से उन्हें स्किन कैंसर का खतरा भी कम होता है। तो ये नेचुरल एडेप्टेशन मॉडल है। रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल के अनुसार अलग अलग रीजन में रहने वाले होमो सैपियंस का मॉडर्न ह्यूमन के रूप में डेवलपमेंट भी अलग अलग स्पीड से हुआ। इसीलिए मॉडर्न ह्यूमन वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में पहली बार अलग अलग रूप में दिखाई दिए। यह लॉजिक आज के ह्यूमंस के लक्षणों के डाइवर्सिटी पर आधारित है। इस लॉजिक के सपोर्ट में बोलने वालों के अनुसार ये उपयुक्त डिसिमिलैरिटीज एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गिस कम्युनिटी में पाई जाने वाली डिफरेंसेस के कारण है। नाउ वी विल बी लुकिंग टुवर्ड्स द रिप्लेसमेंट एंड रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल्स। रिप्लेसमेंट मॉडल में यह कल्पना की गई है कि ह्यूमन के सबसे पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान भी पूरी तरह से मॉडर्न ह्यूमन बींग्स ने ले लिया। इस आइडियोलॉजी का समर्थन करने वाले एक एविडेंस देते हैं ये कि मॉडर्न ह्यूमन में अभी भी जेनेटिक और साथ ही साथ एनाटॉमी सारी चीज़ें एक हैं। ये लोग ये भी लॉजिक देते हैं
इनमें आज भी वही समानता पाई जाती है क्योंकि उनके पूर्वज यानी हमारे पूर्वज अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अनेक अनेक जगह पर गए थे। मॉडर्न ह्यूमन के ओल्डेस्ट फॉसिल्स जो इथियोपिया के ओमो पर मिले हैं इस रिप्लेसमेंट मॉडल का समर्थन करते हैं। इस आइडियोलॉजी के स्कॉलर्स का कहना है कि आज के मनुष्यों में जो भी डिफरेंसेस पाई जाती है, बॉडी की डिफरेंसेस पाई जाती है, उनका कारण उन लोगों के परिस्थितियों के अनुसार हजारों साल में अपने आप को ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और फाइनली वहीं बस गए और अपने आप को अडेप्ट कर लिया वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार। इस चैप्टर का बाकी हिस्सा पार्ट 2 और पार्ट 3 में है। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को खूब प्यार दें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।